सा मुनफरद होता है, इसलिए कि इसमें आपके सेहत के हवाले से और बिलखुसूस आपके नफ्सियात के हवाले से जो मामला और मसाइल हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। देखने वाले बहुत सारे पैगामात हमें भेजते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितने भी पैगामात हम तक पहुँचाए जाते हैं बज़रिया सोशल मीडिया या टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, उससे ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। और बात नफ्सियात की हो रही है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि थोड़ा सा मुनफरद है सेगमेंट, क्योंकि नफ्सियात के हवाले से मामला और मसाइल कम ज़ेर बहस आते हैं। यकीनन कुछ कोशिशें ज़रूर हो रही हैं, और ये प्रोग्राम शुरू करने के बाद से जब से हमने बाकायदा सिलसिला शुरू किया तो खुदा का शुक्र है आगही लोगों तक पहुंच चुकी है, मामलात को समझना उन्होंने शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ चैनल्स पे भी अब इस हवाले से बात हो रही है, ना सिर्फ ये बल्कि अब तो मैं जैसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि टीवी ड्रामों के अंदर, जिसके अंदर अमूमन एक ही मौजू ज़ेर बहस आता है, ये इस वक्त मौजू नहीं है मेरा, मगर ये कि उसमें भी आप देख रहे हैं कि नफ्सियात के हवाले से जो मसाइल हैं उनको उजागर किया जा रहा है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि इन मामलात को समझना हम सब के लिए ज़रूरी है। इससे पहले कई मरतबा कई मौक़ों पर इस हवाले से बात कर चुका हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को समझा जाए कि जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से को अगर कोई बीमारी लाहक होती है तो डॉक्टर से रुजू किया जाता है, मगर क्या कीजिए कि जब नफ्सियात का मामला होता है तो डॉक्टर से रुजू करने से गुरेज़ किया जाता है। और उसकी एक वजह ये है कि हमारे माशरे में जहाँ हम रहते हैं, अगर नफ्सियात के डॉक्टर से रुजू किया जाएगा तो उस शख्स को लामहला नफ्सियाती मरीज़ समझा जाएगा। और नफ्सियाती की भी जब इस्तिलाह इस्तेमाल होती है यहाँ पे, तो उस महज पागलपन का शिकार ऐसे फ़र्द को कहा जाता है जो शायद पागलपन का शिकार हो। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है कि ये जो इस्तिलाह है इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल कोशिश करेंगे इन मामलात के ऊपर आज भी गुफ्तगू की जाए। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि सवालात बहुत सारे हैं, बहुत सारे मामलात और मौज़ूआत हैं, उसके बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर शफ़ीक यासीन, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इस हवाले से कि ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया हमारे साथ मिल के, और बड़े तवील अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि जो नफ्सियात के हवाले से मसाइल हैं उनके बारे में आगही पहुंचाई जाए। डॉक्टर साहब को सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सारे सवालात जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचते हैं और लोगों में अब खुदा का शुक्र है ये चीज़ आगही जो है वो आना शुरू हो गई है, ये बात उनको समझ में आना शुरू हो गई है कि नफ्सियात से जुड़े जो मामलात हैं उसका एक तो ये कि इलाज मौजूद है, और दूसरा ये कि वो सिर्फ नफ्सियात के डॉक्टर के पास ही उसका इलाज मुमकिन हो सकेगा। तो ये बड़ा एक फ़र्क है। तो चलें पहले ज़रा शुरू करते हैं गुज़िश्ता रोज़ जो एक्टिविटीज़ रही हैं मुख्तलिफ़ हवालों से। मैं देखता हूँ कि आप नए लोगों को भी इंगेज रखते हैं, और कोई भी आम फेस्टिवल हो उसको बड़े भरपूर तरीके से मनाते भी हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है और बड़ी खुशाइन बात है। तो ये 14 अगस्त के हवाले से क्या कुछ होता रहा, ज़रा पहले उसके बारे में तो आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आई थिंक इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी यासिर, क्योंकि पेशेंट्स जो हैं ज़ाहिर है वो स्पेशली जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं जो दाखिल होते हैं आइसोलेटेड भी फील करते हैं, अपने फैमिली से दूर भी होते हैं, साथ में सफ़र भी हो रहे होते हैं जो सिम्टम्स हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उनको उनके साथ मिल के वो सारी एक्टिविटीज़ करना जो हम इंजॉय करना चाहते हैं। इट वाज वेरी वेल प्लान माशाल्लाह से, क्योंकि जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स थे, साथ में नर्सिंग स्टाफ थे, दे डिड वेरी वेल। तो उन्होंने म्यूज़िकल भी रखा था नेशनल सॉन्ग्स भी रखे थे, क्विज़ भी रखा था। वेरी गुड। अच्छा जनाब, उसके बाद उन्होंने डिफरेंट गेम्स रखे थे, म्यूज़िकल चेयर से लेके पास बॉल, और जनाब डिफरेंट टाइप के फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और मेंटल माशाल्लाह, एक्टिविटीज़। तो केक कटिंग भी थी, खाना भी था, फैंटास्टिक। रिफ़्रेशमेंट्स भी थी। और इसलिए कि दे फेल्ट के चलो घर वाले नहीं तो यहाँ पर सब ने मिल के जो है ना, तो प्रोफेशनल भी थे, डॉक्टर्स भी थे, नर्सिंग स्टाफ, साइकोलॉजिस्ट, और साथ में जितने पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ को भी इनवाइट किया था। ज़बरदस्त। सो इट वाज अ गुड गैदरिंग, इट वाज। और फिर बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बाकी ज़बरदस्त। लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया। अच्छा, जो काम कर रहे हैं इस वक्त, चाहे वो रिसेप्शन पे हों, बच्चों को भी बुला लिया था, उनके जो छोटे बच्चे थे तो वो भी अच्छे अच्छे कलरफुल ड्रेस पहन के जनाब माशाल्लाह, झंडे लेके आए हुए थे। तो फोटोग्राफी सेशंस भी हुए, क्या बात है। और वी इंजॉयड वेरी वेल माशाल्लाह, ज़बरदस्त बहुत जी। अच्छा लगा। तो ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जी, ये बड़ा ज़रूरी है, वक्त की ये ज़रूरत है। और ये बताने का मकसद ये है कि ये जो सेंटर्स के बारे में एक परसेप्शन हमारे यहाँ एक आम ख्याल पाया ये जाता है कि वहाँ पर शायद कोई ऐसे लोग मौजूद होंगे जो रस्सियों से जकड़ा हुआ होगा लोगों को, तो ऐसा नहीं।
माफ़ कीजिए। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बिल्कुल घर जैसा माहौल होता है, और जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनको इस तरह की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हर मौके पे की जाती हैं। आए दिन इस तरह के कोई भी इवेंट हो, मौका हो, इसको इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो दैट शोज़ कि ये जो पूरा सिलसिला है, ये हॉस्पिटल जिसको आप कहते हैं वाक़ई, इसके अंदर माहौल कैसा होना चाहिए। तो आइडियली ये सिचुएशन अगर होगी तो यकीनन फिर आपको कोई भी शख्स हो जो एडमिट होना चाहता है उसको कोई परेशानी और फिक्र की ज़रूरत नहीं है। पीटीएसडी के हवाले से क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए पिछले वीक, तो मैंने उसको कहा कि ज़रा आगे चल के इसको अलग प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के हवाले से। तो इसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि ये और दीगर स्ट्रेस में इसमें क्या फ़र्क है। ये थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं, ज़रा लोगों को समझ में आए कि इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं, अगर किसी को फील होता है तो क्या कुछ हो सकता है। मैं चाहूँगा ज़रा पहले इस पर बात हो जाए। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। पहली बात तो ये कि आई थिंक पाकिस्तान में प्रेवलेंस ऑफ पीटीएसडी डेफिनेटली ज़्यादा है और अंडर रिपोर्टेड है। जिस तरह के हालात पाकिस्तान में रहे हैं, इकनॉमिकली, पॉलिटिकली और अनस्टेबिलिटी रही है, स्पेशली लेट 90s अर्ली 2000 से लेके जो प्रॉब्लम्स कराची वालों ने फेस भी की हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें कभी बॉम्ब एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, कभी फायरिंग हो रही है, कभी रोड बंद हो रहे हैं, एंड यू नो इट के बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम गुजरा है। तो कई लोगों ने ऐसी इवेंट्स जो हैं विटनेस की हैं जो कि ट्रॉमेटिक थी, और उस ट्रॉमा से जो है ना, जो कि ज़्यादा हो ज़रूरत से, इससे ही पीटीएसडी का ओरिजिन होता है। मेन एटियोलॉजी जो है पीटीएसडी की वो ट्रॉमा है। अच्छा, ट्रॉमा जब हो तो उसके साथ फिर एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जो कि फिर जिससे हम डायग्नोज करते हैं पीटीएसडी को। इट कैन बी फ्लैशबैक्स, जैसे वो जो ट्रॉमा का एक्सपीरियंस था या इंसिडेंट था वो फ्लैशबैक्स की सूरत में इंसान के जहन में, आंखों के सामने रिपीटेडली नज़र आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाइटमेयर्स हो सकते हैं, रात को नींद बुरे ख्वाब आते हैं, उसमें वो इवेंट जो है वो, या फिर कोई और इवेंट बुरे ख्वाब आना। अवॉइडेंस बिहेवियर इज़ वेरी वेरी कॉमन। उसमें ये होता है यासिर के अगर किसी का कार एक्सीडेंट हुआ फॉर एग्जांपल, तो वो चाहता नहीं है कि मैं गाड़ी वापस चलाऊं, उसको डर लगता है, उसको खौफ होता है, उसको एंजाइटी होने लगती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी आ जाते हैं, एप्रीहेंशन आ जाती है जो कि थिंकिंग की वरिंग थाट्स हैं कि मैं फिर फ्यूचर में या कल मैं अगर ड्राइविंग करूँगा तो कल मैं कैसे कोप करूँगा, मैं तो नहीं ड्राइविंग कर सकता, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। इवन अगर एज लिटिल एज, हमें तो छोटी बात लगती है, लेकिन टीवी पे किसी ने मूवी चल रही है और कार एक्सीडेंट देख लिया तो फिर वो ट्रॉमा वापस आ जाता है, नज़र के सामने आ जाता है। एंड मैं तो एक तरह के ट्रॉमा की एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो बहुत रेंज ऑफ ट्रॉमास हैं जो किसी भी इंसान के साथ हो सकते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक। अच्छा, इसमें फिर ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक्यूट ट्रॉमा और क्रॉनिक ट्रॉमा में बहुत फ़र्क है। एक्यूट वंस ऑफ हो गया, कोई मेजर हादसा हो गया, और क्रॉनिक में रिपीटेडली कोई बिहेवियर ऐसा हो रहा है बचपन से किसी इंसान के साथ जो कि चाहे फिज़िकल, इमोशनल या सेक्सुअल ट्रॉमा हो और रिपीटेडली हुआ हो, तो उससे क्रॉनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है ना वो होता है। और ये बड़ा डिसेबलिंग है, इसलिए कि इससे बहुत एंजाइटी और डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं वो होते हैं। डिप्रेशन के साथ मायूसी आती है, दिल नहीं चाहता लोगों से बात करने का, बहुत जल्दी थकन हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही टूट जाता है इंसान का, फोकस कंसंट्रेशन पूर हो जाता है, मेमोरी शॉर्ट टर्म इम्पेयर्ड हो जाती है, याददाश्त अच्छी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थाट्स आने लगती हैं, होपलेसनेस है, ब्लेम करता है इंसान अपने आप को, सोचता है मैंने ये नहीं किया होता तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता, उस दिन मैं यहाँ जाता ही नहीं, गिल्ट की फीलिंग होती है। तो ये सारी नेगेटिविटी जो है सोचों की जब आती है तो फिर इंसान और ज़्यादा फिर डिप्रेशन में अपने आप को लेके जा रहा होता है। और फिर सोमैटिक सिम्टम्स जिसे हम कहते हैं कि नींद नहीं आना है, भूख का उड़ जाना है, वज़न कम हो जाना है, ये सारी चीज़ें जो है होती हैं पीटीएसडी में। तो लोग सोचते हैं कि ट्रॉमा तो बहुत लोगों के साथ हो सकता है और ये चीज़ तो खुद डील कर सकता है इंसान। लेकिन बात ये यासिर के अगर कोई सपोज़ मैं इसको फिज़िकल हेल्थ इशू के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, किसी ने अल्लाह ना करे किसी ने ट्रक ने मार दिया और किसी को पाँव में फ्रैक्चर हो गया, तो वो ज़िंदगी भर ये तो नहीं ब्लेम करता रहेगा कि मुझे ट्रक ने क्यों मारा। वो जाएगा
बैंडेज कराएगा, फ्रैक्चर हुआ है एक्सरे कराएगा, आप हेल्प लेगा, अगर कहीं ऐसी चोट लगी तो स्विचर या वो बैंडेड करेगा। तो यहाँ पर भी ज़रूरत होती है, अगर कोई ऐसी ट्रॉमा है जिसमें इंसान की गलती नहीं है, वो किसी और वजह से हुआ है, तो बड़ा ज़रूरी है कि इस सूरत में अगर ये उसकी ज़िंदगी पे अफेक्ट कर रहा है तो उसको हेल्प लेने की ज़रूरत है। होता ये यासिर कि जब डिप्रेशन है और एंजाइटी है और इस तरह के सिम्टम्स है और रात को नींद नहीं आ रही है, तो इंसान जो है ना वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने से उसको बड़ा मुश्किल हो जाती है। वो काम पे नहीं जा सकता, काम पे जाते हो डरता है, वो रिलेशनशिप्स में सही से परफॉर्म नहीं कर रहा होता, अगर वो स्टूडेंट है तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस नीचे आने लगती है, और जिस लेवल पे भी वो ज़िंदगी गुजार रहा है वो अफेक्ट होती है लाइफ। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है तो आगे की ज़िंदगी, क्योंकि आपका एक एक लेवल जो है, अगर आप बिल्कुल पीछे की तरफ आ गए हैं और अनएम्प्लॉयड हो गए या पढ़ना छोड़ दिया, या अगर आप अनएम्प्लॉयड हुए तो रिलेशनशिप में पैसे कैसे कहाँ से आ रहे हैं, या फाइनेंशियली आप कैसे मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, ये सारी चीज़ें जो है ना और एडिड स्ट्रेस डाल देती है। और ये एडिड स्ट्रेस जो है उसका फिर और डोमिनो इफेक्ट होता है। तो जल्दी ट्रीटमेंट कराएं, सिम्टम्स की सिवियरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर इसमें रिस्क भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि डिप्रेशन तब बढ़ जाता है या सिर कि लोग सुसाइडल हो जाते हैं, कहते हैं हम ये डिस्ट्रेस या एंजाइटी बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, ज़िंदा रहने का फ़ायदा नहीं है, और फिर सुसाइड अटैम्प्ट तक बात आ जाती है। तो आसान ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल मींस मेडिकेशन विद साइकोथेरेपी, बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आती हैं। पीटीएसडी के साथ बहुत लोगों का मैंने इलाज किया, एवरेज जो है वो 6 में हफ्ता 2 महीने हैं, लगता है 1.5-2 महीने लग जाते हैं, लेकिन अगर वो सालों से इंसान सफ़र कर रहा है या महीनों से कर रहा है तो उसमें कुछ हफ्तों की बात है, 4, 6, 8 हफ्तों की बात है, इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है, और फिर 95% से नियरली 98% लोग अपने काम पे वापस चले जाते हैं। उनकी नींद बेहतर हो जाती है, वो अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, दे फील कॉन्फिडेंट, दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क, और फिर ये लोग वापस वो उसी तरह फंक्शनल हो जाते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली कि वक्त जिस तरह की नॉर्मल लाइफ है उसकी तरफ वापस आ जाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। वरना होता ही है कि जो प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो फिर ये चीज़ उनकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होती है, ये एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है। अच्छा, हमारे यहाँ तो सारी चीज़ों को डायग्नोस करने की कोशिश नहीं की जाती है। अगर किसी का बिहेवियर सही नहीं है तो उसको इसी तरह लेट गो करते हैं कि ये जी इसके साथ बाय बर्थ इस तरह का प्रॉब्लम है तो शायद ये ठीक नहीं हो सकता। बड़ी अजीब अजीब सी बातें। समझाने का मकसद ये है, या ये बात डिस्कस इसलिए की जा रही है ताकि आपको समझ में आए, अगर किसी के साथ भी कोई अगर इस तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो ज़रूर डॉक्टर से जो है वो रुजू किया जाए। अब बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है कि कुछ क्वेश्चंस आए थे, बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है कि वो चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, जिनको कुछ इस ट्रॉमा से गुजरे होते हैं बच्चे, थोड़ी सी बड़ी एज में आते हैं। अब वो ट्रीटमेंट को इसलिए परसू नहीं करते कि सोसाइटी के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इस तरह की ट्रीटमेंट के लिए जाएगा भी तो उससे ज़ाहिर है सवाल किया जाएगा कि क्या इसके साथ ऐसा हुआ है, और फिर वो चीज़ जब डिस्क्लोज़ होगी तो वो शायद उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो, या सिचुएशन को ना हैंडल कर सके। ऐसी सूरत में क्या किया जाए, और अगर इसको इसी तरह छोड़ दिया जाए मामले को, तो फिर आगे चल के कितना बड़ा मसला बन सकता है, ये ज़रा मैं चाहूँगा इसके ऊपर बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। बहुत अच्छा सवाल है यासिर, और ये आई थिंक अंडर रिपोर्टेड है, एज यू नो। जी। लोग एम्बैरस फील करते हैं, ये सोचते हैं कि उनके बारे में लोग क्या इम्प्रेशन लेंगे, जबकि गलती बस बच्चे की नहीं है जिसके साथ ये अब्यूज़ हुआ है। कोई ना कोई फैमिली इन्वॉल्व होती है, नेबर इन्वॉल्व हो सकता है, डिस्टेंट फ्रेंड इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में तो ऐसे ही होता है, ये आमतौर जिन पे भरोसा इंसान करता है और फिर बाद में अंदाज़ा होता है कि ये गलत किया गया है। पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है यासिर, के बड़े विजिलेंट हों, इजीली ट्रस्ट ना करें अपने बच्चों के मामले पे, उन पे नज़र रखें। और एजुकेशन का बड़ा रोल है बच्चों की, कि उनको समझाया जाए कि इस तरह के इनअप्रोप्रिएट टच या फिर इस तरह की कोई चीज़ है तो उससे कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसको कैसे फ्लैग किया जाए, पेरेंट्स को आके इन्फॉर्म किया जाए ताकि प्रिवेंशन इस मामले में हो सके। अगर ये मामला हो रहा है और उसको, और कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि बच्चे आके कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, लेकिन उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, सोचते हैं कि नहीं यार शायद ऐसे ही कह रहा है, ऐसा हो नहीं रहा होगा।
ये गलत है बहुत। बच्चों को सीरियस लेना चाहिए बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। उनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए, बैठा के बात करनी चाहिए। फिर ये कि अगर वो बता नहीं भी रहे ना, तो उनके बिहेवियर में, उनके मूड में चेंजेस नज़र आते हैं। वो थोड़े खामोश हो जाते हैं, विड्रॉन हो जाते हैं, अपनी सोचों में चले जाते हैं, या हो सकता है थोड़ा एजिटेटेड हो जाए, इरिटेबल हो जाएं, नींद उनकी अच्छी ना रहे, खाना सही ना खा रहे हों, वज़न उनका गिर रहा हो। तो कई चीज़ें पता चल जाती हैं कि यार ये वो बच्चा नहीं है मेरा जो पहले था, वो थोड़ा बिल्कुल। डिफरेंट बिहेव कर रहा है। और फिर बिठा के उससे बात करना, उससे पूछना कि क्या हुआ बेटा, किसी बात से तुम परेशान हो। अच्छा, रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं कि सेक्सुअल अब्यूज़ ही वजह हो या कोई बिल्कुल ठीक अब्यूज़। है। स्कूल में बुलिंग हो सकती है, टीचर के साथ वो शायद नाखुश हों, बच्चे कोई नया ऐसा बच्चा आया हो स्कूल में जिसके साथ उसकी रिलेशनशिप सही ना चल रहे हों, एग्जैक्टली। होमवर्क का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रहा हो, किसी ने कुछ कह दिया जिसको उसने ज़्यादा फील कर लिया, से लेके घर पे कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है कि वो लेफ़्ट आउट फील कर रहा हो, या उसको लग रहा हो कि इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है दूसरे सिबलिंग्स के हवाले से या भाई बहनों के हवाले से। तो बात ये है ना कि फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू एक्सप्लोर, एवेल्यूएट। और अगर ऐसा है कि बच्चे जो है माँ बाप से सही से क्लियरली बात नहीं कर पा रहे, तो दे आर साइकोलॉजिस्ट, दे आर साइकाइट्रिस्ट जो कि बात करना जानते हैं, इनडायरेक्टली सवाल पूछते हैं और कंफर्टेबल फील करा के एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ट्रेंड। एग्जैक्टली। उनको ये ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से पूछना है, किस तरह से बात करनी है। ज़रूरी नहीं है कि उस इंसिडेंट को बहुत ही बारीकी से और डिटेल में आप पूछें, और क्योंकि वो ज़्यादा से बहुत ट्रॉमेटिक हो सकता है उस बच्चे के लिए, एक एग्जैक्टली। एक चीज़ एक्सप्लेन करना और बताना। तो आई थिंक गो इन द राउंड अबाउट वे, आप थोड़ा बहुत भी आइडिया मिल जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि उसको कैसे प्रिवेंट करना है, बच्चे को कैसे उसका ट्रस्ट को वापस लेके आना है, उसके इमोशनल जो अनस्टेबिलिटी आई है, इनसिक्योरिटी आई है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, उसको कैसे मैनेज किया एग्जैक्टली। जाए। उसको बात डिफरेंट प्ले थेरेपी के तरीके से, बहुत तरीके से जो ना उसके डिफरेंट बिहेवियर्स को असेस किया जा सकता है। इवन कलरिंग और ड्राइंग से बहुत कुछ पता चलता है एग्जैक्टली। बच्चे की, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होती है उसकी थॉट्स पेपर पे, जी। कि वो क्या सोच रहा है, अपने आप को किस जगह प्लेस कर रहा है फैमिली में, या अगर वो ऐसी चीज़ें बना रहा है ड्राइंग में कि जो इसमें ड्रॉनी चीज़ें हैं, या कलर टाइप क्या यूज़ कर रहा है एग्जैक्टली। बहुत कोई सी डार्क चीज़ें थीम आपको, यूज कर ले, डार्क बिल्कुल थीम ठीक है, यूज़ डार्क कर शोज रहा पे। है। तो यू नो देयर वेज ऑफ असेसिंग यासिर। लेकिन बात ये है कि सबसे बड़ा रोल इसमें पेरेंट्स का है आई थिंक, और फिर टीचर्स का भी है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे बच्चा जाता है रेगुलरली, और ये टीचर्स और पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कि बच्चे में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और फिर हेल्प सीख करना। बट टीचर्स हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि अगर कोई इस तरह की कोई अनयूजुअल, अगर उसकी कोई हैबिट है या अगर उसकी प्रेजेंस नहीं है, तो वो यूजली ज़ाहिर है कि अवेयर नहीं होते, वो यही कंप्लेन करते हैं कि आपके फैमिली में अगर कोई इशू है तो आप ज़रूर को करें। तो ये उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अगर इस तरह का किसी का बिहेवियर है, कोई अगर साइलेंट बहुत ज़्यादा है, या कोई भी अगर इस तरह का मसला है, तो ज़रा इस चीज़ को डिस्कस कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। बल्कि होना तो ये चाहिए आइडियली कि अगर आज स्कूल की सतह के ऊपर भी अगर इस तरह के सेशंस हों, एलाबरेट किया जाए कि किसमें कितना पोटेंशियल है, अगर किसी के साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। बट हमारे यहाँ वो प्रैक्टिसेस नहीं है, और बहुत सारे काम हो रहे हैं स्कूल्स के अंदर, मगर इन सारी चीज़ों पे काम नहीं होता। अगर ये इनिशियली अगर ये काम होना शुरू हो जाए कि किसी का कितना पोटेंशियल है उसको डिस्कवर भी कर लें, और अगर कोई इनिशियली कोई अगर उसके साथ प्रॉब्लम भी है तो उसको भी अगर ट्रीट कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल में आपकी एफर्ट जो है वो आधी होगी और रिज़ल्ट बड़ा आउटस्टैंडिंग होगा। बट हम रिज़ल्ट को परस्यू नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली। रिसेंट टाइम्स के अंदर जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इस वक्त है। इससे पहले भी थे, मॉनेटरी इश्यूज़ लोगों के साथ थे, और दीगर प्रॉब्लम से बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन ये जो ऑनगोइंग मंथ है, इससे पहले जो था, उसमें 2 से 3 ऐसी खबरें आई जिसमें पेरेंट्स बच्चों को लेके किसी ने स्लॉटर कर दिया, किसी ने समंदर में छलांग लगा दी। अभी कल भी कोई इस तरह का वाक़या एक हुआ है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये किस किस्म की सिचुएशन है। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ यकीनन किसी के साथ होंगे, लेकिन ये स्टेज बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी है। बहुत ज़्यादा मैं इसके ऊपर 2 दिन से सोच रहा हूँ कि ये इस लेवल तक चले जाना। डॉक्टर साहब।
कल रात में ये सोच रहा था, आप ये जो बात जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि एक मदर के बारे में मैं पढ़ रहा था अभी रिसेंटली, डिफेंस का केस है जी और बच्चे के साथ जो 2 बच्चे इसमें इन्वॉल्व है, एंड आई वाज लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ द मदर, और आई डोंट नो, मैंने उसे मिला नहीं हूँ ना उससे बात की है, लेकिन उसकी लुक बड़ी साइकोटिक सी लग रही थी, एज इफ शी वाज नॉट वेल, डिप्रेशन में है, और अनयूजुअल सी आई उसकी थी लुक जो थी। तो मुझे ये फीलिंग आई हाइपोथेटिकली कि सेपरेशन हुई, दे वर नॉट लिविंग टुगेदर, पैसिवली वो फाइनेंशियल प्रेशर में होगी, बच्चों को लेकर बच्चों से डेली मिलती भी नहीं होगी, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में ऐसी नाकामयाबियों की बातें होंगी कि मैंने क्यों किया, बच्चे ना ही होते तो अच्छा था, शादी ना करते तो अच्छा था। फिर वो उसको लेकर डिप्रेशन में जाना, और डिप्रेशन के साथ साइकोसिस आता है। फिर ये सोची भी आ सकती है कि लोगों ने मेरे साथ गलत किया, ये मेरा दुश्मन है, ये जो मेरा जो पिछला शौहर था ये मेरा दुश्मन है, मेरे बच्चे भी मेरे नहीं हैं, अब तो मेरे नहीं रहे, अगर मेरे नहीं तो किसी के भी नहीं हो सकते। लेकिन एक सोच से दूसरी सोच निकलती है, फिर ऐसे लोगों के कानों में आवाज़ें आने लगती हैं कई लोगों को, और ये कमांड हेलुसिनेशंस होती हैं जिसमें कानों में आवाज़ें ये कह सकती हैं लोगों के अपने आप को मार दो, इनको ख़त्म कर दो, और उस लेवल पे डिप्रेशन में इंसान जा सकता है जब वो उसका कॉम्बिनेशन साइकोसिस के साथ हो, जो कि सीवियर केसेस में होता है डिप्रेशन के, तो वो फिर इन सोचों पे एक्ट भी कर सकता है, इम्पल्सिव हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है। क्योंकि मैंने 30 सालों में बहुत केसेस देखे हैं। मैंने ऐसी माँ भी मेलबर्न में देखी जिसने टेंट में जाके जो है ना गैस इनहेलेशन के साथ कोशिश की कि वो भी मर जाए, 5 बच्चे उसके मर जाएं। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की 2004-2005 की बात कर रहा हूँ। हुआ ये कि बच्चे तो मर गए, वो बच गई। रेस्क्यू टीम आई, वो आसपास नेबर्स में पता चल गया कि गैस की बदबू से जो है ना जब आई तो वो तो सर्वाइव कर गई, कोई बच्चा नहीं बचा उसका। तो ये सिर्फ यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में ये इशू है। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि यहाँ बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। उसकी वजह है यासिर, क्योंकि रिलेशनशिप्स बहुत टूट रही हैं। आई थिंक हमारी जो परसेप्शन अबाउट वेल्थ है, अबाउट लाइफस्टाइल है, हमारा जो कंपैरिजन आ गया है, कई चीज़ों को हम नेसेसिटीज़ समझने लगे हैं जो कि नेसेसिटीज़ कभी थी नहीं आज से 30-40-50 साल पहले। लाइफस्टाइल सिंपल हुआ करते थे, अब लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, और आजकल छोटी छोटी बातों पे अलहदियाँ हो रही हैं, सेपरेशंस हो रही हैं, झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, अटैचमेंट्स इतनी नहीं है, रिलेशनशिप से इतना काम नहीं हो रहा जितना एक रैट रेस लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है, एक सर्वाइवल की दौड़ लगी हुई है। एग्जैक्टली। तो बात ये है ना यासिर कि हमारी प्रायोरिटीज़ कहाँ हैं, हम ज़िंदगी को किस नज़र से देख रहे हैं, बच्चों की और शौहर की और बीवी की वैल्यू क्या रह गई है एक रिश्तों में, नेबर्स की क्या वैल्यू रह गई है, एक्सटेंडेड फैमिली की क्या वैल्यू रह गई है। क्योंकि एक वक्त था कि जहाँ माँ बाप, बहन भाई, ये लोग भी बड़ा रोल प्ले करते थे कि जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट आया तो वो कोशिश करते थे कि वो प्रॉब्लम को समझें, बीच में आके हेल्प करें, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे अच्छा जहाँ अरेंज मैरिजेस ज़्यादा थी वहाँ ओन भी करते थे पेरेंट्स ज़्यादा कि भाई हमने शादी कराई है, लड़की देखी है, इस फैमिली से आई है, तो somehow हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अब वो लव मैरिजेस भी हैं, अब वो डिफरेंट ट्रेंड चल गए हैं, तो फैमिली भी कहती है तुमने अपनी मर्ज़ी शादी की, तुम ही डील करो वो पीछे हट जाते हैं। तो देखिए बात ये है ना, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट कि किसने किस तरह से शादी की, चाहे अरेंज है कि नॉन अरेंज है, लेकिन फैमिली का रोल फिर भी फैमिली का रोल ही होता है। और माँ बाप को फिर भी स्टेप्स बैक नहीं ले लेना चाहिए कि बच्चे ने खुद अपना डिसीजन ले लिया है और अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ डिसाइड की है, तो इसका मतलब नहीं है कि अब आप सोचें कि भाई ये बच्चा मेरा नहीं रहा या मैं या तो वो बात सोचों की है, बात एजुकेशन की है, बात सब्र और रेजिलियंस की है, बात एक दूसरे को समझने की है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की हैं, उनकी इम्पोर्टेंस की है। बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से। सोसाइटी बड़ी इंटॉलरेंट हो गई है, तो शायद ये भी एक वजह मैं समझ में, क्योंकि सोचने पे मजबूर हूँ कि ये हो क्या रहा है
कि अगर आप देखें कि ओवरऑल अगर हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी कैपेसिटी है, वो भी अब उतनी नहीं है, तो जब सोसाइटी इतनी ओवरऑल अगर इंटॉलरेंट हो जाती है, तो फिर इवेंचुअली फिर आपको जगह जगह इस तरह के वो नज़र आते हैं कि बात बात पे फिर आप देखें कोई क्वारल हो रहा है तो कहीं पे वो बड़ा सीरियस मामला हो जाता है। ये ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर ओवरऑल हमें काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि सोसाइटी में जब इस तरह के इश्यूज़ होते हैं तो फिर इस तरह के वाक़यात ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वो वेस्ट में या कहीं पे भी इस तरह की चीज़ें इसलिए कम होती हैं कि वो जो बाहर से जब अंदर आता है तो यकीनन वो रोड रेज नहीं होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती। देखिए, बात इसलिए मैं रेजिलियंस की कर रहा हूँ कि उसकी बड़ी कमी है, और फिर हम जो है ना वेस्ट से सीख तो बहुत चीज़ें लेते हैं मीडिया में देख के, एग्जैक्टली। लेकिन अच्छी बातें नहीं सीखते। कभी भी नहीं। अच्छा, वहाँ पे मैंने 26 साल गुजारे हैं, वहाँ पे भी सेपरेशंस बहुत होती हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जहाँ सेपरेशंस हो गई वहाँ फॉर्मल बीवी जो है वो उसके साथ इतनी वो दुश्मनी नहीं हो जाती एग्जैक्टली। कि आपने बच्चों को ही अलग करके फेंक दिया। कई लोग इस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं कि अलग अलग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर उन्होंने कहीं शादी कर ली, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मिलते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, बिल्कुल। उसको बैलेंस लेके चलते हैं। उनको ये फील नहीं होने देते कि अगर आप आपकी माँ के साथ या बाप के साथ नहीं रह रहे तो फिर आप लोगों की वैल्यू नहीं रही है। एग्जैक्टली। उनकी परवरिश में इतना फ़र्क नहीं आना चाहिए, उनको भी माँ बाप की अटेंशन मिलनी चाहिए। फिर जो नया पार्टनर आता है किसी तरह ज़िंदगी में, वो भी समझदार होता है, काफ़ी हद तक एजुकेटेड होता है। फिर वहाँ लॉ भी इस तरह के हैं कि वो इन्फोर्स करते हैं कि बच्चों के राइट्स क्या हैं और बच्चों को कितना टाइम मिलना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी मिलनी चाहिए और इमोशनल सपोर्ट्स भी मिलनी चाहिए। तो वो इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं। नहीं है। मसला ये है, पहली बात है कि हमें अभी एक्सेप्टेंस तो आती जा रही है, ये तो बहुत ज़्यादा मैं तेज़ी से देख रहा हूँ कि लोग अलग हो रहे हैं, थोड़े जी। थोड़े अरसे के बाद सेपरेशंस हो रही हैं, और आई थिंक डिवोर्स का रेट बहुत बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में पाकिस्तान में। अब उसको इतना बड़ा जैसे स्टिग्मा समझा जाता था, वो इतना बड़ा स्टिग्मा नहीं समझा जा रहा जितना पहले था। जी। लेकिन उसके साथ रिलेटेड जो इश्यूज हैं, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ कि उसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं एग्जैक्टली। और उसको कैसे डील करना है। और यहाँ पे भी अगेन लॉ 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 इन्फोर्समेंट, उनका भी फ़र्ज़ है कि वो इस तरह की चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें कि इस तरह हो तो उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन साथ साथ साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है कि इस तरह के इमोशनली अनस्टेबल पेरेंट्स जो हैं उनको किस तरह से सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि बच्चों पे इफेक्ट्स ना आए। ना है, बिल्कुल ठीक है। और ये फिर वैसे तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये तो बताना बिल्कुल बेमानी है। तो जो उनका काम है वो सही तरह से नहीं कर पा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये तो उनकी तरजीहात में कहीं बहुत दूर होगा कि इस चीज़ को वो किया जाए। इसको ओवरकम कैसे करना है, वरना होता ही है कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, यहाँ से हट के कहीं की भी आप बात कर लें, किसी भी दुनिया में किसी मुल्क की बात कर लें, वहाँ पर अगर इस तरह के वाक़यात अगर रूनुमा हों तो बड़ी संजीदगी से इस बारे में सोचा जाता है कि इसकी क्या वजूहात हैं, फिर उसको कोशिश की जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाए। और बड़े ममालिक के अंदर भी कुछ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, जैसे एक बड़ा खूबसूरत दुनिया का मुल्क है जिसकी हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है वहाँ जाने की, तो वहाँ पर गन शॉट के जो वाक़यात हैं कि कोई भी शख्स निकल पड़ता है बंदूक लेके, कि कॉलेज में बच्चा चला जाता है स्कूल में, और वो किसी मॉल में, वो एवरी नाउ एंड देन इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि पार्किंग लॉट में भी एक दिन पहले भी हुआ है, तो वहाँ पर जो है वो फायरिंग उसने कर दी है। तो उसके बारे में बड़ी संजीदगी से सोचा जा रहा है कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि उनका राइट है पजेस करना एमुनेशन को, फिर उसको अगर कैसे सिक्योर किया जाए, कैसे, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि अगर बच्चा अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी में पाया गया कि उसने अगर ये क्राइम किया, होमोसाइड में अगर आया, तो उसके पेरेंट्स हो जाए वो डिटेन किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ शायद इस तरह की कोई प्रैक्टिसेस नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी होना चाहिए, कोई इस तरह की एटलीस्ट कोई रोड शोज़ करवाए जाएँ, कोई वर्कशॉप्स करवाई जाएँ, कोई अवेयरनेस के सेशन हो। ये प्रमोशंस चलती हैं सुबह से लेकर शाम तक अजीब अजीब किस्म की, आई एम वेरी सॉरी, वो हमारे पास भी चलती हैं, मगर ये कि ये यूज़लेस है। अगर अवेयरनेस के ऊपर ख़ास तौर पे इस तरह काम किया जाए तो काफ़ी हद तक मेरा ख्याल में मामला हल हो सकता है। प्लीज़। बिल्कुल सही कहना है, अवेयरनेस तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन और साथ में जो है ना लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि जहाँ अकाउंटेबिलिटी होगी, जहाँ चेक एंड बैलेंसेस होंगे, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होने के रिस्क भी बहुत कम हो जाते हैं। पाकिस्तान में ही ले लें, हम बात तो बाहर की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वेपन्स इजीली एक्सेसिबल है। आप देखें मोबाइल छीनने से लेके, वॉलेट छीनने से लेके, बड़ा हमारे यहाँ तो ही लीगैलिटी के ऊपर कोई वो नहीं है, मसला वो ही तो नहीं अदर है। कंट्रीज में। तो वो बेसिकली एंड वो भी प्रोफेशन ही समझा जाता है, अब तो मैं समझता हूँ। हाँ, प्रोफेशन है तो तो वो भी अपना कमा रहे हैं या यस। एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी गन पे, उसको कहते हैं चलें अब इसकी हमें कितना % फ़ायदा होगा और किस तरह से। लेकिन बात ये है कि उसके जो बात सिर्फ मॉनेटरी लॉस की नहीं है, बात ये है कि लोगों की ज़िंदगियाँ चली जाती हैं कई, और रोड रेज से लेके, और अगर वो प्रिवेंट भी कर रहा है अपने आप को, कोई रॉब आ गया और क्या मैं नहीं देना चाह रहा तो उसने मार के चले आता है, तो लाइफ बड़ी सस्ती हो गई है। और उसके साथ भी अगेन जो हम शुरू से ही बात कर रहे थे PTSD की, तो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है इसीलिए भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ख़ास तौर पे कराची में, क्योंकि फिर ये आप कंपैरिजन करें, और मुझे नहीं पता स्टडीज़ क्या कहती हैं, मुझे तो क्लियर स्टडीज़ का यहाँ पाकिस्तान में पता नहीं है, लेकिन डेटा हमारे एक पास नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में लेकिन कोई कराची में जो वाक़यात हो रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इतने वाक़यात शायद लाहौर में या फिर इस्लामाबाद में या किसी और शहर में इतने होते हैं जितने यहाँ पे पाए जाते हैं। तो देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग मिसिंग, जिसको नहीं रोका जा रहा, जिस पे कोशिश नहीं की जा रही। आई डोंट नो क्या वजह है कि यहाँ इंसिडेंट्स इतने ज़्यादा हैं। तो फिर डेफिनेटली फिर PTSD भी ज़्यादा होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी ज़्यादा होंगे। हर एक ऐसा मैं समझता हूँ, मेरे ही अपने हॉस्पिटल में मैं रिसेप्शन पे पूछता हूँ या फार्मेसी पूछता हूँ या किसी भी डिपार्टमेंट में पूछता हूँ, तो कहते हैं हाँ यार 3-4 दफ़ा मेरा ख़ून छिन चुका है, इतनी दफ़ा। मतलब ऐसा तो बहुत ही अनयूजुअल है कि कोई भी इंसान मुझे बोले कि आज तक मेरा फ़ोन नहीं छिना है। जी, कोई नहीं आपको मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। बल्कि हम तो ये पूछते हैं कि आपके साथ कितनी दफ़ा ये हो चुका है। मेरे साथ 6 दफ़ा हो चुका है। ये 6 दफ़ा ये है रियलिटी कि यहाँ पे कराची में रहने वाला कोई शख्स महफूज नहीं। अच्छा, आप रेजिलियंट हैं, पाकिस्तान को जानते हैं, यहाँ के कल्चर को जानते हैं, तो अभी तक शायद PTSD से बच गए हो। लेकिन यही चीज़ अगर 6 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या आयरलैंड में होती है, तो अभी तक शायद वो इनपेशेंट का दाखिला हो चुका होता। हमारे अंदर भी ये डिसऑर्डर्स आ गए। मैं से मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वैसे तो मैं अवॉइड करता हूँ कि यहाँ पे किसी सड़क के ऊपर ना चला जाए, आप वैसे ही अनसेफ हैं, वो आपको ट्रॉलर कोई मार दे, कोई कर ले, या फिर पीछे से एक फेयर होता है। तो मैं यहाँ से बाहर जब था, तो मैं जब वॉक कर रहा था एक जगह, तो मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। तो वो इतना अनयूजुअल लगा कि एक दोस्त मेरे थे, उन्होंने ये नोट कर ही लिया। उन्होंने कहा बार बार पीछे मुड़ के क्या देखते हो? मैंने कहा जब हम कराची में चलते हैं ना सड़क के ऊपर, तो हमें हर 1 सेकंड के बाद पीछे देखना होता है कि कोई पीछे से आ ना जाए अभी। तो ये चीज़ ये अब डेवलप हो गई है। अब कहीं पे भी जाते हैं तो हर 1 सेकंड के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं। कोई आपको कोई बाइक की आवाज़ अप्रोच करती है, आप अलर्ट हो जाते हो। ये सारी चीज़ें अब कराची वालों के अंदर ये शामिल हो चुकी हैं। तो ये तो बड़ा अब नॉर्मल सा हो गया है। मेरे ख्याल में नहीं लगता कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बट ये एक डिसऑर्डर है। जी बिल्कुल। और यही चीज़ अगर जैसे आप कह रहे हैं, अगर आप बाहर हैं तो लोग बड़ा अनयूजुअल समझेंगे आपको, बल्कि सोचेंगे शायद आप पैरानॉइड हैं या आपको इलाज की ज़रूरत है। और एक्चुअली हम सभी थोड़े हद तक पैरानॉइड हो गए हैं। ट्रस्ट इश्यूज हमें बहुत ज़्यादा हैं। चलिए जिसके साथ ये इंसिडेंट ना भी हुआ, तो ये तो ज़रूर हुआ होगा कि आपने कहीं ना कहीं कोई काम कराया, उसने आपको बेवकूफ़ बनाया, और जो चीज़ 1000 रुपये की थी उसको 5000 रुपये भेजी, या जो चीज़ बिल्कुल थी कि आपने ली और अगले दिन ही ख़राब हो गई, मतलब बेवकूफ़ बना के आपको चीज़ भेज दी है। आपने गाड़ी का काम कराया तो बिल्कुल ही कोई गलत काम किया, लेकिन देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। अगर आप उसके बाद वापस जाएंगे तो वो ये नहीं कहेगा हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं इसको वापस ठीक कर देता हूँ, कहेगा सॉरी इसकी तो कोई गारंटी नहीं थी, आप किसी और दुकान जाएँ फिर से काम करें। तो आपका पैसा भी डूबता है, लेकिन साथ में आपका ट्रस्ट टूटता है। और जब ट्रस्ट टूटता है तो फिर आप एज अ नेशन जब देख रहे हैं ना, तो हर इंसान ही आपको ऐसा लगता है कि जो आपको लुटेरा लग रहा है, जो आपको धोखेबाज लग रहा है। अब तो डॉक्टर्स भी ऐसे नज़र आते हैं लोगों के, डॉक्टर्स भी धोखेबाज हैं, लॉयर्स भी धोखेबाज हैं, ये इंजीनियर्स भी गलत हैं। जहाँ पे भी आप कहीं जा रहे हैं कोई काम कराने के लिए, आपको लगता है ये मुझे बेवकूफ़ बनाएगा। मैं इसके ऊपर अक्सर ये बात कहता हूँ, ये हमारी अप्रोच नहीं है। हम लोग वो लोग नहीं है। आप किसी भी इंडिविजुअल को देख लें, आप हुक्मरान कोई भी हो रहा हो, एक प्राइम मिनिस्टर को जब वो बाहर गए, अब तो खैर जेल में है, जब आप उनसे पूछेंगे कि आपके फेलियर की वजह क्या थी, तो वो कहेंगे वो फलाना ने मुझे काम नहीं करने दिया, उसने मुझे काम नहीं करने दिया, वो मेरे काम के बीच में आता रहा, ये करता रहा। वो एक दफ़ा ये नहीं कहेगा कि जी ये मेरा फेलियर था, मैं डिलीवर नहीं कर सका, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी
मैं नहीं इसको डिलीवर कर सका, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कभी स्टेज पे नहीं, आज तारीख तक जब आप उससे पूछेंगे फेलियर की वजह क्या थी, जी वो मुझे काम नहीं करने देता था, कौमी मिजाज है। डॉक्टर साहब वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया और ये डिस्कशन ऐसी है, इसके ऊपर और भी मज़ीद बात की जाएगी, बट नॉट नाउ। अगले प्रोग्राम में ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे। और भी क्वेश्चन कुछ आ रहे थे ये गुफ्तगू के दौरान, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आने वाली जो हमारी सिटिंग होगी उसमें तमाम मामलों के ऊपर गुफ्तगू की जाए। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर साहब। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी, प्रोग्राम के वक्त खत्म हो जाता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। आने के बाद